आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। कल हमने पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार इंडिया में स्टार्ट किया, फिर उसके बाद कौन कौन से उनसे कॉन्फ्लिक्ट हुए आपस में यूरोपियन कंपनियों के बीच में, साथ साथ उनके जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, औरंगजेब से उन्होंने कैसे फरमान हासिल किया और कंपनी के जो ऑफिसर थे उसका वो गलत यूज़ कर रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, जो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां उससे और कंपनी के अधिकारियों के बीच में, कंपनी के बीच में कुछ मामले जो हैं वो गंभीर हो गए। अब उसके आगे की बात करते हैं कि यहाँ तक बातें हुई, उसके बाद कैसे वो जो आपस में चीज़ें खराब हुई, मनमुटाव हुआ, जो दोनों कंपनी और नवाब के बीच में समस्याएं थी, उसकी वजह से कैसे बैटल्स हुए, कैसे लड़ाइयाँ हुई। और उन लड़ाइयों ने क्या किया, अंग्रेज़ों का जो उनका पहले मोटिव था ट्रेड का, उन लड़ाइयों को जीत कर उन्होंने क्या किया, ट्रेड से टेरिटरी तक का जो सफ़र है वो स्टार्ट किया। सबसे पहली लड़ाई कौन सी हुई उसमें, तो बात करते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद से बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खां, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसी के टाइम से अंग्रेज़ों के बीच में और बंगाल के नवाब में थोड़ी बहुत जो है मनमुटाव आ गए। इसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां शासक बना और अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला शासक बना। सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना। ये तीनों चारों जो शासक थे वो काफ़ी मजबूत शासक थे, क्योंकि इन्होंने खुद मुग़ल सल्तनत से बगावत करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो ये काफ़ी जो है मजबूत शासक वो करते थे। और उन्होंने क्या कहा कि कंपनी को हम कोई कंसेशंस नहीं देंगे। कंसेशन नहीं देंगे का मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि कंपनी जो है ट्रेड करती है उसके बदले में हमको टैक्स दे। साथ साथ उन्होंने कंपनी के बहुत जो कंपनी चाहती थी कि वो अपने खुद के सिक्के जो हैं वो प्रिंट करें और अपना फोर्टिफिकेशन करें, ढेर सारे किले बनाएं। कंपनी के इन सारे कामों को इन लोगों ने रोक दिया, ये जो नवाब थे इन्होंने रोक दिया। और इन्होंने क्या किया, कंपनी पर आरोप लगाया कि कंपनी जो है वो क्या करती है, मतलब टैक्स नहीं देती है, गलत तरीके से व्यापार करती है, जिसकी वजह से सरकारी जो खजाना है, ये जो बंगाल के नवाब का जो खजाना है जहाँ पे टैक्स आना चाहिए वो जो है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है और उनका टैक्स नहीं आ पा रहा है। उसके अलावा और भी कई सारे आरोप थे उन पर, जैसे इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, जो कंपनी थी वो टैक्स पे करना नहीं चाहती थी। राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, मतलब कंपनी के जो अधिकारी थे वो कंसेशन की डिमांड में या और छूट चाहने के डिमांड करते थे, और उसमें वो सरकार को, मतलब जो भी नवाब था उनको डिसरिस्पेक्ट करते थे, उनको उचित चीज़ें नहीं बोलते थे। साथ साथ वो ट्राइंग टू ह्यूमिलिएटेड द नवाब एंड इट्स ऑफिसर्स, उन लोग और नवाब की और ऑफिसर्स की बेइज्जती करने की कोशिश की, ढेर सारे काम किए उन्होंने, जिसकी वजह से जो है खींचातानी और बढ़ती चली गई और मामला जो भी बंगाल के नवाब और कंपनी के रिश्ते जो हैं बिगड़ गए। अब कंपनी का क्या कहना था इसमें, कंपनी ऑन दिस पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिसर्स वर ड्यूरिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। उसका कहना था कि जो सरकार के जो अधिकारी हैं वो जितनी टैक्स से होता है उसके अलावा ढेर सारी पैसे मांगते हैं, वो मतलब उनके ऐसे ऐसे डिमांड्स हैं जिनको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता, और उन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के चक्कर में कंपनी का जो व्यापार है वो ख़राब हो रहा है। और उनका कहना था ट्रेड कुड बी फ्लरिश्ड ओनली इफ द ड्यूटीज़ वर रिमूव, मतलब अगर जो भी टैक्सेज हैं वो कम कर दी जाएँ तभी व्यापार जो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैज़ टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, यानी कि उनके जो भी, अब पहले हमने बात की थी कि कैसे औरंगजेब ने उनको 3 गाँवों की ज़मींदारी दे दी थी या जजमानी दे दी थी। वो चाहते थे कि इसको और बढ़ाया जाए, जब तक वो अपने एरिया को बढ़ाएंगे नहीं, जब तक बड़े बड़े फोर्ट नहीं बिल्ड करेंगे तब तक उनका व्यापार जो है वो तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा। अब इन्हीं दो एक तरफ कंपनी कहती थी कि हमको व्यापार बढ़ाना है, हमको ढेर सारे छूट चाहिए, ढेर सारे कंसेशन चाहिए, और दूसरी तरफ जो नवाब हैं वो कह रहे थे कि आपके इन ढेर सारे छूट से साथ साथ आपके जो अनजस्ट या प्रैक्टिसेस हैं, डिसरिस्पेक्टफुल जो चीज़ें आप कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे खजाने में काफ़ी पैसा का नुकसान हो रहा है। अगर आप जो है वो चीज़ें हमसे छुपाते हैं, व्यापार ज़्यादा करते हैं और हमको टैक्स कम देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बैटल ऑफ प्लासी। चीज़ें जब इतनी गंभीर हो गई तब फिर अंततः क्या हुआ, बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई, जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। बैटल ऑफ प्लासी की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि यही वो लड़ाई मानी जाती है जहाँ से अंग्रेज़ों का देश पे शासन जो है वो, या देश पे शासन करने का, देश के हिस्से कब्जा करने का सिलसिला स्टार्ट होता है। बैटल ऑफ प्लासी वो पहली लड़ाई थी। कहा जाता है अगर शायद अंग्रेज़ बैटल ऑफ प्लासी हार जाते तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते ही नहीं। तो बात यहीं से स्टार्ट होती है। बैटल ऑफ प्लासी की भूमिका कैसे बनी और उसके कौन कौन से रीजन थे जिसके कारण से उनमें अंग्रेज़ों में और बंगाल के नवाब में जो है
वो मनमुटाव हो गया, वो सारी बातें हमने डिस्कस की। अब बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुई थी और उसके क्या इम्पैक्ट थे। तो हुआ क्या कि अली वर्दी खां की डेथ हो गई। अली वर्दी खां एक मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां बंगाल का नवाब हुआ, उसकी डेथ हो गई 1756 में। और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन ए पॉपुलर रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेज। कंपनी को ये बात पता थी कि सिराजुद्दौला जो है वो एक महत्वाकांक्षी शासक है। महत्वाकांक्षी शासक का मतलब क्या है कि वो अपने राज्य का विस्तार चाहता है, बहुत मजबूत चाहता है, साले अपने पूरे देश को, अपने राज्य को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी जनता के लिए ढेर सारे काम करना चाहता है। वो महत्वाकांक्षी शासक था। लेकिन कंपनी को उस बात से डर था, क्योंकि कंपनी को पता था कि अगर कोई मजबूत शासक बंगाल में आ गया, कोई महत्वाकांक्षी शासक आ गया, तो कंपनी का उससे नुकसान होगा, क्योंकि वो कंपनी पर प्रेशर डालेगा, कंपनी से ढेर सारे टैक्सेस वसूलेगा और उनको जो है उनके विस्तारवादी जो नीति है उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। कंपनी चाहती थी एक पपेट हो, एक कोई कठपुतली सा शासक हो जिसको हम अपनी तरफ से बहला फुसला सकें और उसके पास ज़्यादा पावर ना रहे। सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल बिकम नवाब। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो सिराजुद्दौला चूँकि ये मजबूत है और महत्वाकांक्षी है, तो इसको हटा देते हैं गद्दी से। अगर इसको हटा के कोई अपना व्यक्ति बैठा देंगे तो हमारे लिए काम करेगा। इसके बाद चीज़ें सिराजुद्दौला में और इन अंग्रेज उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सिराजुद्दौला को हटा नहीं पाए। और लास्ट में सिराजुद्दौला ने क्या किया, कंपनी से कहा कि कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ हिज डोमिनेंस, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू। उसने तीन बातें कंपनी से कहीं। पहला कि कंपनी जो है हमारे राज्य के आंतरिक मामलों में, पॉलिटिकल सिचुएशन में हस्तक्षेप ना करे। कंपनी चाहती थी कि वो सिराजुद्दौला को नवाब से हटाकर किसी और को बैठा दिया जाए। तो ये बंगाल के राजा का या बंगाल के नवाब का अपना पॉलिटिकल मैटर था, उसमें कंपनी का अधिकार नहीं बनता था। उसने उसको रोकने की कोशिश की। सेकंड कहा कि स्टॉप फोर्टिफिकेशन, जो किलेबंदी आप कर रहे हैं उसको रोकें। और तीसरा कहा कि पे द रेवेन्यूज, जो आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ टैक्स दीजिए। आफ्टर नेगोशिएशन फेल, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री इन कासिम बाजार, कैप्चर द कंपनी ऑफ। अब बातें अंग्रेजों ने वो बात मानी नहीं, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, 30,000 सैनिकों को लेकर उसने अंग्रेजों के फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया, कासिम बाजार की फैक्ट्री पर। वहाँ पर उसने कंपनी के ऑफिसर्स को कब्जे में ले लिया, उनके जो भी वेयर हाउस थे, गोदाम थे, सब बंद कर दिया। सारे इंग्लिशमैन उनके सारे हथियार छीन लिए जो भी था, और अंग्रेज़ों के जो सारे जहाज़ पोर्ट पे खड़े हुए थे उन सबको बंद कर दिया। उसके बाद वो कासिम बाजार से कोलकाता पहुंचा और कोलकाता में जो अंग्रेज़ों का किला था उसको भी घेर लिया। अब तो एक तरीके से युद्ध का ऐलान था कि शासक ने या नवाब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उस बात अब अंग्रेज़ों ने उसका जवाब दिया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी उन्होंने, नेवल फ्लीट भेजी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम मद्रास में कंपनी का एक ऑफिसर था, उसके नवाब में उसमें सेना भेजी गई। और दोनों के बीच में फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एंड प्लासी। प्लासी एक जगह है जहाँ पर सिराजुद्दौला की आर्मी और अंग्रेज़ों का लीडर, जो अंग्रेज़ों का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, दोनों के बीच में प्लासी में लड़ाई हुई 1757 में। अब इस लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गया, और उसके हारने का रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जाता है, वो ये रीज़न था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफ़र। अंग्रेज़ों ने उसको पहले से अपने तरफ मिला लिया था। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे तो आपको नवाब बना देंगे। तो इस वजह से सेनापति ने ही धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, और उसके अंडर में जो सेना थी उसने सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंततः सिराजुद्दौला जो है वो बैटल ऑफ प्लासी हार जाता है। अब बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बैटल ऑफ प्लासी की, कि ये पहली बड़ी लड़ाई थी जो अंग्रेज़ों ने इंडिया में जीती थी। एक सैनिक लड़ाई एक करके उन्होंने एक राजा को या एक नवाब को हरा दिया, और इसको हराने के बाद अब पूरा का पूरा बंगाल जो है उनके कब्जे में आ गया। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। मतलब जब लड़ाई ख़त्म हुई, सिराजुद्दौला हार गया, तो अंग्रेज़ों ने उसको मार दिया, और मीर जाफ़र जो कि उनका सेनापति था उसको एक पपेट के रूप में राजा बना दिया। क्योंकि वो पहले ही चाहते थे कि राजा कैसा हो, कोई नवाब ऐसा हो जो पपेट हो, जिसको मतलब सारा काम वो करे, डिसीजंस बोले, लेकिन फ़ायदा हमको पहुँचाए, हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए वो। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब
यहाँ पर कंपनी तो लड़ाई जीत गई थी, तो कंपनी चाहती तो खुद राजा शासक बन जाती, या अपने किसी रॉबर्ट क्लाइव को या किसी गवर्नर को ही शासक कह देती कि बंगाल का शासक चूँकि जीता हमने है तो अब हम इसका शासक रहेंगे। लेकिन कंपनी चूँकि उस टाइम कंपनी का मोटिव था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, व्यापार करना, तो उसने कहा कि अगर हम राज करने लगेंगे तो हमको अपने ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, कई सारी अधिकारी उसमें लगाने पड़ेंगे, उनको शासन करने में, जनता को संभालने में, क्षेत्र को संभालने में, जिससे क्या होगा, हमारा जो है ट्रेड जो है या कंपनी के जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव भी था एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड करना, ट्रेड एक्सपेंशन ही प्राइम ऑब्जेक्टिव था। तो इसलिए उन्होंने बंगाल की गद्दी ना संभाल के उस पर मीर जाफ़र को बैठा दिया। उन्होंने सोचा कि मीर जाफ़र जो है हमारे तरफ से काम करेगा, हमारा एक पपेट रहेगा। लेकिन धीरे धीरे मीर जाफ़र, चूँकि मीर जाफ़र को भी शासक था वो, और अगर वो अंग्रेज़ों की तरफ से काम करे, अंग्रेज़ों का पपेट बन के काम करे, तो जो उसके अंडर में जो प्रदेश की जनता थी उसके बीच में वो काफ़ी अलोकप्रिय हो जाता। तो उस अपनी लोकप्रियता को बचाने के लिए धीरे धीरे मीर जाफ़र ने क्या किया, अंग्रेज़ों पर फिर से कंट्रोल करना स्टार्ट किया, और उसने अंग्रेज़ों से फिर से वही जो सिराजुद्दौला टैक्स मांग रहा था या उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की। अंग्रेज़ों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने फिर मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर उसकी जगह पर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया, बंगाल की गद्दी पर मीर कासिम को बैठा दिया। फिर धीरे धीरे मीर कासिम भी महत्वाकांक्षी शासक निकला, उसने फिर से कंट्रोल करने की कोशिश की, और लास्ट में अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में फिर से एक लड़ाई हुई जिसको बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं। ये 1764 में हुई, और इसके बाद जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफ़र को भगा दिया बंगाल से, उसको लड़ाई में हराकर, और फिर से मीर जाफ़र को सुलह समझौता करके और मीर जाफ़र को समझा बुझा कर फिर से गद्दी पे बिठाया कि अब की बार वो पहले जैसा काम उसने स्टार्ट किया था वैसा ना करे। 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हो गई, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने फिर दोबारा किसी व्यक्ति को बंगाल का शासक नहीं बनाया। अब अंग्रेज़ जो है वो खुद बंगाल का शासक बन गए। तो उसमें क्लाइव की डिक्लेरेशन आती है, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्फ। मतलब क्या है, अभी तक जो दूसरे नवाब थे जिनको हम चाहते थे कि हमारे तरफ से काम करें या हमारे लिए काम करें, अब वो दिन चले गए। अब वो उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले मीर जाफ़र को बैठाया, फिर मीर जाफ़र ने भी धोखा दे दिया, फिर हमने मीर कासिम को बैठाया, फिर मीर कासिम ने भी धोखा दे दिया। तो उसके बाद से फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। क्योंकि बैटल ऑफ जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसमें एक मीर कासिम की तरफ से जो दिल्ली का नवाब था उसने भी लड़ाई लड़ी थी। तो जब अंग्रेज़ों ने बैटल ऑफ बक्सर जीता, इसका मतलब क्या था, उन्होंने दिल्ली के नवाब या मुग़ल सल्तनत को भी हरा दिया था। लेकिन मुग़ल सल्तनत, अंग्रेज़ अभी भी पूरे देश पे अधिकार नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने मुग़ल सल्तनत से ये अधिकार ले लिया, ये लिखवा के ले लिया कि अब जो है बंगाल जो प्रोविंस है उसका गवर्नर कौन होगा, कंपनी होगी। यानी कि कंपनी अब बंगाल का शासक होगी, ना कि नवाब, जो पहले से नवाब थे वो शासक होंगे। द दीवानी अलाउड। और उसके बाद अब चूँकि वहाँ का शासक वो हो गए, तो अभी तक उनको नवाब को टैक्स देना पड़ता था, अब क्या हो गया, अब उनको किसी को टैक्स नहीं देना, क्योंकि अब तो वो खुद शासक हैं। साथ साथ बाकी जो जनता रहती है, जनता अब किसको टैक्स देगी, कंपनी को टैक्स देगी। यानी कि कंपनी को अब व्यापार के साथ साथ प्रॉफिट होता ही था, प्लस अब उसने वो क्षेत्र जीत लिया, तो वहाँ पर जो लोग उसको रिवेन्यू देते थे, जो लोग जनता जो उनको टैक्स देती थी, उससे भी उनके पास पैसा आने लगा। इससे एक फ़ायदा कंपनी को ये हुआ कि पहले क्या होता था, जब कंपनी व्यापार करने आई थी तो वो इंडिया से माल खरीदती थी। हमने बात की थी कि इंडिया से माल खरीदती थी लो प्राइसेस पे, और उसको ले जाकर यूरोप में हाई प्राइसेस पे बेचती थी, जिससे क्या होता था, उनको प्रॉफिट होता था। लेकिन जब आपको वो कंपनी आई तो उसको यहाँ लो प्राइसेस में माल खरीदने के लिए भी कुछ पैसे देने पड़ते थे। वो पैसे क्या होते थे, अब ब्रिटेन का पैसा, महारानी की फ़ोटो लगे हुए पैसे जो इंग्लैंड में चलता तो वो यहाँ चलेगा नहीं, तो उसके बदले में, उन वस्तुओं के बदले में उन्हें क्या देना पड़ता था, सोने या चांदी देने पड़ते थे। यहाँ जो हमारे यहाँ लोग प्रोडक्शन करते थे, हमारे लोग जो सामान बनाते थे, जिनको कंपनी खरीदती थी, तो इससे क्या होता था, अब उनको ब्रिटेन से सोने चांदी लेकर आने पड़ते थे और इंडिया में उनको देना पड़ता था, जिससे वो वहाँ से वस्तुएं ले जा सकते थे। तो वो भी एक मुश्किल काम था, क्योंकि उससे क्या होता था, ब्रिटेन का पैसा इंडिया में आ रहा था, ब्रिटेन के जो सोने चांदी थे वो इंडिया में आ रहे थे। लेकिन जब बंगाल की दीवानी मिल गई उनके पास, तो अब उनको एक फ़ायदा ये हो गया कि अब उनको बंगाल से ब्रिटेन से सोने चांदी नहीं लाने पड़ते थे। अब बंगाल के लोग जो उनको टैक्स देते थे, क्योंकि अब खुद शासक थे वो, तो जनता से वो टैक्स वसूलते थे, जनता से वो लैंड रिवेन्यू वसूलते थे, भूमि और ज़मीन होती थी, कुछ जो लोग जो भी प्रोडक्शन करते थे उसका कुछ भाग उनको देना पड़ता था शासक को। तो उससे जो उनको पैसा मिलता था, उस पैसे को ही यूज़ करके अब वो लोग क्या करने लगे, यहाँ पर वस्तुएं खरीदने लगे और उन्हीं वस्तुओं को ले जाकर वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में या यूरोप में बेचने लगे। तो अब उनको
प्रॉफिट उनका काफ़ी गुना बढ़ गया, क्योंकि अब उनको कुछ पैसा लगाना ही नहीं पड़ता था। जो पैसा उनको टैक्स के रूप में मिलता था उसी पैसे से वो सामान खरीदते थे और उसी सामान को उसी पे भिजवा कर या ले जाकर यूरोप में बेचते थे। साथ साथ अब उनके पास इतने पैसे होने लगे, इतना रेवेन्यू उनके पास आने लगा कि अब क्या कर सकते थे वो, अपनी एक आर्मी उन्होंने धीरे धीरे बना ली। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। पहले तो यहाँ से वस्तुएं खरीदना, अब उनके पास जो रेवेन्यू आती थी उससे यहाँ पे वस्तुएं खरीदते थे। साथ साथ मेंटेन कंपनीज ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनीज फोर्ट एंड ऑफिसेस एज कलकत्ता। जो अगर आपको कोई किला बनाना है, कोई आर्मी रखनी है, सेना रखनी है, तो उन सेना के जवानों को पैसे देने पड़ेंगे। तो अब वो सारे पैसे उनको कहाँ से मिलते थे? वो जो लैंड रेवेन्यू उनको मिलती थी या जो भी टैक्सेस उनको मिलते थे, उसी से उन्होंने बहुत बड़ी सेना रखी और बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाए और अपने ऑफिस बनवाए कलकत्ता में। क्योंकि उस टाइम तक उन्होंने बंगाल जीता था, तो कलकत्ता जो है वही उनका हेडक्वार्टर हुआ, कलकत्ता ही उनकी राजधानी हुई।